गुड मॉर्निंग बच्चों। हम न्यूटन के नियम को पढ़ रहे थे कक्षा 9 में। न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही आसान है। एक लाइन में आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन परिभाषा मैं दूं इससे पहले आपको बता दूं कि आप स्टडी विथ योगेश चैनल से पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम पढ़ेंगे न्यूटन का आज तीसरा नियम। पहला नियम और दूसरा नियम एक बार हम दोहराएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन ने पहला नियम जब बताया तो उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि कोई भी वस्तु है तो वो अपनी स्थिति को हमेशा बनाए रखती है, जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से बल ना लगाएं। ये शॉर्टकट विधि थी बताने की। इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो सदैव विरामावस्था में ही रहती है, और यदि वो गतिकी अवस्था में है तो हमेशा गतिकी ही अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर हम कोई बाहर से बल आरोपित नहीं कर देते। यानी कि यदि आप किसी भी स्थिति में कोई भी वस्तु है और उस पर आप बाहर से बल आरोपित करते हैं तो वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है। अर्थात अगर वो चल रही होती है तो रुकने लगती है, या उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, या स्पीड घटने लगती है। अगर वो विरामावस्था में यानी कि रुकी हुई होती है तो वो अपनी गति में को स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेग शून्य था वो शून्य से कुछ न कुछ बढ़ने लगता है, या बढ़ाने का वो प्रयास भी कर सकता है। ये पहला नियम था। अर्थात पहले नियम में न्यूटन ने कहा आप कोई बल ना लगाओ तो किसी भी वस्तु की स्थिति जो है वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। दूसरा क्या था कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो उस लगाए गए बल का मान दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न त्वरण पर। आपके द्वारा आरोपित बल दो बातों पर निर्भर करता था, द्रव्यमान और त्वरण पर। द्रव्यमान और त्वरण से बल का क्या रिलेशन था कि आपके द्वारा आरोपित बल का मान द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और आपके द्वारा आरोपित बल के कारण उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता था, जिससे एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला था F = ma। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी जरूरत हमें बहुत सारी पढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत ही छोटा है, एक लाइन का नियम है। आप कह सकते हो प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु किस दिशा में? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको थोड़ा सा तोड़ करके सरल भाषा में अगर हम जाने तो कह सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल, वह वस्तु हम पर भी उतना ही बल हमारे बल की दिशा के विपरीत दिशा में आरोपित करती है। जैसे हम फुटबॉल या वॉलीबॉल को या बैट से गेंद को, क्रिकेट की जो बॉल होती है उससे बैट को हम जब भी पीटते हैं तो आप कभी भी सोचिए एक बार कि बॉल की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उतने आसानी से उसको सिक्स मारा जा सकता है, और बॉल की स्पीड जितनी स्लो होती है उतनी ही कठिनाई होगी हमें बॉल को सिक्स पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल की जो स्पीड है अगर ज़्यादा है तो वो बैट पे ज़्यादा बल आरोपित करती है, जिससे बैट के माध्यम से बॉल पर भी अधिक बल आरोपित किया जाता है। इससे आपको अधिक रन बनाने में आसानी हो जाती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
प्रतिक्रिया होती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने, जैसे मैंने बॉल को तो बता दिया कि बॉल हाई स्पीड में आती है, उसके बाद हम उसको पुश करते हैं, पुश करने के बाद देखते हैं कि बॉल की स्पीड यदि ज्यादा है तो 6 जाना आसान होता है, 4 जाना आसान होता है। बट अगर बॉल की स्पीड स्लोली से डाल दो, धीरे से डाल दो, तो क्या होता है, ना तो तेजी से 6 जाता है, ना तो तेजी से आसानी से 4 ही जाता है। ठीक है ना। तो आइए इसके कुछ और स्पष्टीकरण हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली, बंदूक से जब हम गोली को फायर करते हैं तो हमें बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है। वैसे बंदूक जब न्यूटन ने तीसरा नियम ना दिया होता तब भी झटका लगाता है ना। इससे क्या प्रूफ होता है कि विज्ञान हमारे चारों तरफ मौजूद है और कहीं ना कहीं हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। हम किसी को थप्पड़ खींच के मारते हैं तो क्या होता है, चोट तो उसे भी लगती है, लेकिन जो मारता है उसे भी चोट लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बंदूक से जब हम फायर करते हैं तो गोली तो आगे निकलती है, लेकिन गोली में भरी हुई गैस बंदूक को पीछे की तरफ झटका देती है, जिससे गोली आगे की तरफ निकल जाती है। रॉकेट होता है, रॉकेट में पीछे आग लगी होती है, वहां से पीछे की तरफ प्रेशर यानी कि दाब, वायु दाब बढ़ाया जाता है, जिससे रॉकेट आगे की तरफ निकल जाता है। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम थे। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा संवेग। अगला हमें पढ़ना है संवेग। हमने चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा। चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, इन सबको छोड़ करके आपको अब एक नई परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं, संवेग की। संवेग की परिभाषा आपको बताऊं, इससे पहले आपको बता दूं संवेग को P से नोट किया जाता है और इसकी भी परिभाषा 2 लाइन की है। आप इसका सूत्र देख लीजिए। P बराबर होता है mv। m क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है? किसी उसी वस्तु का, जिसका आप द्रव्यमान लिए हैं, उसी वस्तु का वेग है। यानी कि अगर आप संवेग की P की परिभाषा देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v। रिपीट अगेन, किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v का जो गुणनफल होता है उस वस्तु के संवेग p के बराबर होता है। समझ में आई? परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे इसका मात्रक जान लेते हैं कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो संवेग का m k s पद्धति में मात्रक निकाल लेते हैं। चलिए ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। पढ़ रहे हैं हम, संवेग P से नोट किया जाता है। संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर mv। यहीं से इसकी परिभाषा भी हम बनाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उस वस्तु के वेग v का गुणनफल क्या होता है? वस्तु के संवेग P के बराबर होता है। संवेग का m के s पद्धति में मात्रक, m के s का मात्रक क्या होता है m के s पद्धति में? तो भैया m का m के s पद्धति में क्या मात्रक? m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई निशान नहीं है तो बीजगणित में ये गुणा ही माना जाता है। v कौन है? वेलोसिटी यानी कि वेग होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक होता है। अगर आप सीजीएस पद्धति में मात्रक निकालते हैं तो किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम होता है, और वेग का सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो संवेग P का जो CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो SI, आपको तो पता है MKS यानी कि
m का मतलब द्रव्यमान, k का मतलब किलोग्राम यानी कि सॉरी m का मतलब मीटर यानी कि लंबाई का मात्रक, k का मतलब किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मात्रक, s का मतलब सेकंड यानी कि समय का मात्रक। बेटा ये जो लंबाई है, जो द्रव्यमान है और जो समय है, ये MKS पद्धति के अलावा SI पद्धति में भी आता है। इसे SI पद्धति में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो SI पद्धति में यही मात्रक होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की परिभाषा, सूत्र और मात्रक ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का हम एक आखिरी हेडिंग पढ़ेंगे, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। चलिए यहां से भी हम न्यूटन के दूसरे समीकरण को F बराबर ma को भी प्रूफ करके दिखाएंगे। अगली हेडिंग हमारी क्या है भाई? संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। ये अगली हेडिंग होगी हमारी, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध निकालेंगे। आपको सिर्फ हेडिंग दे करके, आपको सिर्फ हेडिंग दे करके सारा का सारा सॉल्यूशन, सारा का सारा कैलकुलेशन, सारा का सारा रिलेशन कैसे निकाला जा सकता है हम खुद से अपने माइंड में क्रिएट करेंगे। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो भी हम करने जा रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज पक्का आपकी ये बात समझ में आ जाएगा। कहीं भी अगर आपसे पूछा गया कि संवेग परिवर्तन और बल में संबंध स्थापित करके दिखाओ तो आप चुटकियों में ये काम करके दिखाएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, इन वर्डों पे ध्यान देते हैं। तो चलिए संवेग परिवर्तन और बल में संबंध निकालते हैं। सबसे पहले संवेग के बारे में सोचते हैं। संवेग कौन है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, तो मानेंगे क्या? क्योंकि हमें संवेग लाना है और संवेग में क्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वेग होता है। तो मान लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है और वह u वेग से जा रही है। कोई वस्तु था जिसका द्रव्यमान कितना था? m था और वो u वेग से जा रही थी। अब चूंकि हमें लाना क्या है? संवेग में परिवर्तन। आप खुद से सोचो, किसी वस्तु का जो संवेग होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप किसी वस्तु का संवेग बदलना चाहते हैं, संवेग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो क्या आप उस वस्तु के में ऐसा क्या करें ताकि संवेग बदल जाए? है ना? आप खुद से सोचो, क्या आप चलती हुई वस्तु का द्रव्यमान घटा देंगे या बढ़ा देंगे? यानी कि क्या m की वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हैं? प्रैक्टिकली आप सोचिए कि आप साइकिल पे सवार होकर के जा रहे थे, आपकी साइकिल और आप पे कुछ द्रव्यमान था और जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ वेग रहा होगा। तो आपका द्रव्यमान तथा आपके वेग का गुणनफल आपका संवेग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका संवेग बदल जाए तो क्या आप साइकिल से उतर जाएंगे और अपना संवेग अलग से बदल देंगे? नहीं। आपके पास दूसरा तरीका क्या है? आप अपनी साइकिल की स्पीड या तो बढ़ा लो या तो घटा लो। स्पीड घट जाएगी या स्पीड बढ़ जाएगी,
तो चूंकि F इज इक्वल टू एम भी, यानी कि F का मान द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान बदलेंगे तब भी F बदलेगा और वेग बदलेंगे तब भी F बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में द्रव्यमान तो हम बदल नहीं सकते, तो साइकिल का वेग ही बदल देंगे। तो वही यहाँ पे हमने सबसे पहले माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है भाई, m है, और वह u वेग से जा रही है। अब हमें लाना क्या था, संवेग में परिवर्तन करना था। तो मैंने क्या किया, तो जा रही है डेल टी समय में, कितना समय लगा हमें कुछ करने में, डेल टी समय में F बल लगाकर, कितना बल लगाया मैंने, F बल लगाया, क्योंकि F मींस फोर्स होता है, यानी कि बल, F बल लगाकर उसका वेग भी कर दिया। कितना कर दिया, उसका वेग भी कर दिया। अब फिर से एक बार पूरा सुनेंगे शुरू से। कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान m था, u वेग से जा रही थी, तो उसका संवेग कितना हुआ होगा, F बराबर m भी या mu। हमें संवेग में परिवर्तन करना था, इसलिए मैंने कुछ समय तक उस पर t समय तक बल कितना लगाया, F बल लगाया। क्योंकि F बल हमने आरोपित किया है तो साइकिल की स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। स्पीड बढ़ेगी कब, जब हम पॉजिटिव फोर्स करेंगे, यानी कि उसके पैडल की दिशा में बल लगाएंगे, और नेगेटिव कब होगा, जब ब्रेक के माध्यम से बल हम साइकिल पर लगाएंगे। तो बल तो दोनों हुआ, तो यहाँ पे स्पीड बदल जाएगी, हमें मतलब इससे है। तो हमने क्या मान लिया कि F बल लगाकर उसका वेग भी कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो आइए देखते हैं साइकिल के वेग में कितना परिवर्तन या संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो आइए लिखते हैं, तो साइकिल, तो क्या था, कोई वस्तु थी, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर, क्योंकि प्रारंभिक लिख रहे हैं इसलिए 1 लिख सकते हैं, P1 बराबर m u, क्योंकि उसका द्रव्यमान पहले कितना था, m था, और प्रारंभिक वेग कितना था, u था। तो जब हमने उस पर कोई बल आरोपित नहीं किया था, तो उस समय उसका संवेग P1 पहला संवेग कितना हो जाएगा, mu। और बल लगाने के बाद तथा F बल लगाने के बाद उसका वेग, उसका संवेग P2, चूंकि संवेग बदल गया, बल लगाया हमने, इसलिए ये हो जाएगा, द्रव्यमान वही है, वस्तु नहीं बदलेगी, बदला गया क्या, उसका वेग। बल लगाने के पहले संवेग इतना था, बल लगाने के बाद संवेग इतना हो गया। अब संवेग में परिवर्तन निकालना है, क्योंकि हमें वही निकालना है। अब संवेग में परिवर्तन निकालना है, तो संवेग में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, पहले संवेग इतना था, बाद में इतना हो गया, कैसे जानेंगे कि संवेग में कितना बदलाव आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं, आप 50 रुपए लेकर गए और वापस आते समय आपके पास 30 रुपए बचे, तो आपके पैसे में कितना परिवर्तन आया। तो आप क्या करेंगे, 30 से 50 को घटा देंगे, आएगा -20। 30 से 50 को घटाने पर -20 आया, और 50 को 30 घटाने पर कितना आया, 20 आया। दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो -20 है, ये +20 है। -20 ये बताता है कि आपने 20 रुपया माइनस किया है अपने जेब से, यानी कि खर्चा किया है, और +20 ये बताता है कि आपने 20 रुपए ऐड किए हैं, यानी कि कमा के वापस लौटे हैं। तो ऐड तो आपने किया नहीं है, क्योंकि आप 50 लेके गए थे, 30 लेकर आए हैं। तो क्या किया मैंने, 30 को यानी कि आखिरी वाले से
पहले वाले को घटा दिया, वही काम यहाँ भी करेंगे। हमें संवेग में परिवर्तन जानना है, तो आखिरी वाले संवेग से यानी कि P2 से P1 को घटा देंगे। P2 की वैल्यू कितनी है mv और माइनस P1 की वैल्यू कितनी है mu इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये आ गया संवेग में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लिख सकते हैं, वीडियो को ब्रेक कर लीजिए, थोड़ा सा रोक लीजिए। चलिए भाई, संवेग में परिवर्तन आया। ये P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल P इज इक्वल टू, दोनों में m कॉमन दिख रहा है, m कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा v माइनस u। दोनों पक्षों में, क्योंकि ये सारे क्रियाकलाप कितने समय में हुए थे, डेल t समय में, इसलिए दोनों पक्षों में डेल t से भाग देने पर, डेल टी से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा डेल पी अपान डेल टी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v माइनस यू अपान डेल टी, दोनों में भाग दे दिया। आगे बढ़ते हैं, डेल पी अपान डेल टी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई डेल v माइनस u, मतलब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाया गया, अर्थात ये वेग में परिवर्तन है। इसे लिख सकते हैं डेल v अपान डेल टी। आगे बढ़ते हैं, डेल p अपान डेल टी इज इक्वल टू, ये होता है आपका m मल्टीप्लाई वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि ma। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, F बराबर ma, यानी कि जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है वो लगाए गए बल के बराबर होता है, अर्थात ma के स्थान पे हम लिख सकते हैं F। सो F इज इक्वल टू कितना आया, डेल P अपान डेल टी। F इज इक्वल टू डेल P अपान डेल टी। इसके बाद आप एक नोट से इसका लिखेंगे, अर्थात ये कौन है, डेल पी मतलब संवेग परिवर्तन, डेल टी मतलब समय परिवर्तन। आप लिखेंगे संवेग, अर्थात के बाद संवेग परिवर्तन की समय दर, किसकी परिवर्तन की, संवेग परिवर्तन की समय दर बराबर किसके होती है, वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में अगले हेडिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।